Good morning, all of you. Okay. So, shall we start? Okay. लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो था पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है, राइट? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसका डिफरेंस क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. चलो तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको सिर्फ मुझे बताना है कि क्या होगा. मान लो जैसे हमने पढ़ा ही है पिछले लेक्चर में, राइट? वही एग्जांपल वापस मैं आपको देने वाला हूं. क्यों देने वाला हूं वो अगली थियरी में आने वाला है, इसलिए, राइट? मान लो कि आपके पास है प्योर सॉल्वेंट, राइट? क्या है आपके पास? एक में है प्योर सॉल्वेंट, दूसरा आपने लिया है जिसके अंदर A प्लस B है और इसमें सिर्फ A और A है. दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? वेपर प्रेशर का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? किसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा? किसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा? ये प्योर सॉल्वेंट है और इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट भी ऐड किया हुआ है. अभी आप सोचो कि वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा? कौन बताएगा? चार्मी, बहुत ही इजी है. हीट, आई से ओके. चलो तो यहां पे क्या होता है कि हमने एक प्योर सॉल्वेंट के साथ एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी ऐड किया है. तो जैसे हमने आगे की थियरी में भी देखा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसकी सरफेस के ऊपर प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ इम्प्योर जो है हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो भी अपनी जगह बना लेगा. तो वो अपनी जगह बना लेगा तो प्योर सॉल्वेंट के जो मोलेक्यूल है उसको ऊपर आने से वो रोकेगा, यानी कि वो कम हो जाएंगे, यानी कि हम बोल सकेंगे कि वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज इन दिस केस, राइट? तो यही चीज है कि वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया. अभी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड तो किया, लेकिन ऐसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि इंक्रीज नहीं होगा, राइट? अगर शायद आपने ऐसी कुछ चीज ऐड कर ली, मान लो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक आप ऐड कर रहे हो A1 और दूसरा ऐड कर रहे हो आप A2, राइट? A1 को ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और A2 को ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो यहां पे से हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट इज डिपेंडिंग फॉर द लोअरिंग वेपर प्रेशर. और दूसरा एक चीज है कि क्वांटिटी ऑल्सो मैटर, राइट? सो how much amount of non-volatile solute you are going to add, that is also depend. Got my point? Yes or no? पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर ऐड कर रहे हो यानी कि आप उसको स्वीट कर रहे हो. आप 2 चम्मच ऐड कर रहे हो यानी कि आप उसे ज्यादा स्वीट कर रहे हो. आप 5 चम्मच ऐड कर रहे हो यानी कि आप उसे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बना रहे हो. तो यहाँ पे भी वही चीज है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू आर गोइंग टू ऐड इट, that is also depending, and the nature of solute, nature of particle is also depending. ऐसा तो नहीं कि शुगर ऐड कर रहे हो, पानी का जो टेस्ट है वो फिर सॉर हो रहा है, बिटर हो रहा है, वो स्वीट ही बनेगा. तो वो नेचर है, जो हमारा शुगर पार्टिकल जो है उसका नेचर है कि वो स्वीट रखता है. सिर्फ कितना स्वीट बनाना है वो तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे भी वो है कि वो लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो कैसे डिक्रीज होगा, कितनी अमाउंट में डिक्रीज डालेंगे तब डिक्रीज होगा, कितना करना है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. कोई बोलेगा कि सर मेरी थियोरी के हिसाब से मुझे सिर्फ इतना ही डाउन करना है, प्रिंस बोलेगा मेरी थियोरी के हिसाब से मुझे इतना ही डाउन करना है, मुझे इतना ही बढ़ाना है. तो दैट इज डिपेंडिंग हाउ मच क्वांटिटी यू आर एडिंग इन, राइट? दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग, राइट? तो ये जो है बेसिक, राइट? और जो हमने देखा कि ये क्वांटिटी और इसका नेचर क्या है, और इसका नेचर, right? So these things are called as a colligative properties. These things are known as a colligative properties.
ગોટ માય પોઈન્ટ? યસ ઓર નો? સમજ પડે છે બધાને? ચલો next. So which colligative properties are there? So there are 4 colligative properties which are responsible for the solution, right? For the lowering vapor pressure. The first colligative property is relative lowering of vapor pressure. First one is relative lowering of vapor pressure. Chalo. But before starting this theory, I want to know from you what is Raoult's law. कौन बताएगा मुझे राउल्ट का लॉ क्या है? चार्मी, व्हाट इज राउल्ट लॉ? आप अपनी टेक्स्ट बुक फाइंड कीजिए. वेरी गुड. यानी कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो कंपोनेंट है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का. बाइनरी सॉल्यूशन की ही हम बात करेंगे, राइट? तो जो भी हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी है, सॉल्वेंट पार्टिकल भी है, वो दोनों मिलाकर जो बनता है इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा ये सॉल्यूट पार्टिकल है और सॉल्वेंट पार्टिकल, राइट? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है, क्या है? दोनों के मोल फ्रैक्शन, इसके ऊपर ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा. यानी कि वेपर प्रेशर कब डिक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट. जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड पार्टिकल से ज्यादा होगा और सॉलिड पार्टिकल का वेपर प्रेशर कम होगा. क्यों होगा? क्योंकि अमाउंट बहुत ही कम ऐड की हुई है आपने और इसकी सरफेस पे जो स्पेस वो कवर करता है वो भी कम है, राइट? तो ऑलवेज बाइनरी सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स जो है जिसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा. तो जैसे कि हमने देखा था कि प्रेशर की बात करें तो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10. कहां पे देखा था हमने? राउल्ट्स लॉ में देखा था. यस और नो? राउल्ट्स लॉ में हमने क्या देखा? P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10, वेयर P10 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. जो भी लिक्विड हमने लिया है वोलाटाइल लिक्विड, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है हमारा P10, राइट? समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूं, राइट? अभी क्या कहते हैं कि मान लो कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का, उसका चेंज हमें लिखना हो. वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, इसका हमें चेंज लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा P, राइट? डेल्टा P P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P1. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, राइट? तो अभी क्या लिखा हमने कि जो भी चेंज बनेगा हमारा वेपर प्रेशर का, इसको हमें अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? डेल्टा P1, कंपोनेंट 1 के लिए बात कर रहे हैं, कंपोनेंट 2 पे नहीं जा रहे हैं, राइट? तो कंपोनेंट 1 जो है इसका चेंज हम क्या लिखेंगे? डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P1. समझ में आया इतना? यस और नो? समझ पड़े थे? नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ P1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1. P1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? P10 माइनस x1 P10, ये हो जाएगा. अभी दोनों में से कॉमन क्या है? P10 और ब्रैकेट में 1 माइनस x1 आ जाएगा. यस और नो? चारमी प्रिंट, जानवी समझ पड़े છે તમને? હિટ મીટ આયુષી? આ સિમ્પ્લિફિકેશન ખબર પડી ને બધાને?
Okay. Now, in the previous theory, in the Raoult theory, I told you that x1 plus x2 is equal to 1. मोल फ्रैक्शन की थियरी में हमने देखा था ये सारी चीजें, राइट। तो हम क्या लिखते थे, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 की जगह हम x2 लिख दे तो चलेगा, राइट। तो P10 हमारा हो जाएगा P10 इंटू x2 डेल्टा P1। यहां तक सबको समझ में आया, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2, राइट। थोड़ा ऊपर का मैं क्लियर कर देता हूं, उसको वहां पे लिख, ये हमें आगे काम आएगा इसलिए, राइट। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलाटाइल सॉलिड भी ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने कंपोनेंट 1 लिया है P1, तो अभी क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंस हमारा आया उसको हम P10 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको P10 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो हम लिखते हैं कि जैसे डेल्टा P1 है, डेल्टा P1 डिवाइड बाय P1, क्या है डेल्टा P1 डिवाइड बाय P1। तो दोनों की P10 जो भी हमारे पास चलाएगा उससे हम डिवाइड, चेंज को हम डिवाइड करेंगे उसकी ओरिजिनल से। तो अभी हम लिखेंगे तो डेल्टा P1 तो क्या है हमारा P10 माइनस P1 डिवाइड बाय P10 है, राइट। लेकिन अभी हमने देखा P1 इसका जो वैल्यू आएगा तो हमने इधर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, तो क्या आया था P10 इंटू x2 आया था, राइट। तो वापस लिखते हैं P10, ये इसका पूरा जो है हमने क्या लिखा था x2 और नीचे है P10, तो ये तो P10 कैंसिल हो गया। तो यानी कि हमारा जो चेंज आया डेल्टा P1 डिवाइड बाय P10 इज इक्वल टू x2, इज इक्वल टू x2। अंडरस्टूड, यस और नो? समझ पड़ी બધાને? આ વેલ્યુ જે છે ઓલરેડી આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ સિમ્પ્લિફાઈ કરી છે P10 માઇનસ P1, तो एना उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, P1 इज इक्वल टू माइनस x1 इंटू P10, राइट। वैसे ही हमने क्या निकाला था P1 माइनस P10 इंटू x2। अगर ये नहीं करना है तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते थे डेल्टा P1 तो क्या है हमारे पास P10 इंटू x2 ही है डिवाइड बाय P10, तो P10 कैंसल, हमारा क्या आ गया डेल्टा P1 डिवाइड बाय P10 इज इक्वल टू x2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। यहां तक सबको समझ में आया, यस और नो? अभी हम जानते हैं कि x यानी कि काई जो है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वॉट एवर दी कंपोनेंट वी हैव, इट रिप्रेजेंट इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन x2 यानी कि दूसरा कंपोनेंट है हमारा, तो दूसरा कंपोनेंट के लिए हम x2 मतलब क्या लिखेंगे, x2 मतलब क्या लिखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं x2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे डेल्टा P1 डिवाइड बाय P10 इज इक्वल टू x2 के लिए तो n2 डिवाइड बाय n2 प्लस n1 और n1 प्लस n2, यू कैन राइट एनीथिंग। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, यस और नो? अगर मान लो कि x1 होता तो हम x1 की जगह लिख सकते n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, राइट, ओके। बट हमने जो सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर प्योर सॉल्यूट पार्टिकल, सॉरी इम्प्योर सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, so we know that the solute particles is always less than the solvent particle in any solution, right। इसीलिए तो हम इसे सॉल्यूट का नाम देते हैं कि सॉल्यूट जो भी कम क्वांटिटी में होता है इसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मान लो कि आपके पास है 1000 रुपये, आपकी जेब में कितने हैं 1000 रुपये है। मान लो कि चलते चलते आपके जेब में से 50 पैसे गिर गए, क्या है 50 पैसे गिर गए, तो आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मान लो कि 2 रुपए भी आपकी जेब में से गिर गए
तो वो ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही चीज है कि यहाँ पे जो N2 मोलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू N1, यानी कि N1 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है N2 की कंपैरिजन में, राइट। तो N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, क्योंकि आपके पास N1 जो सॉल्वेंट है वो बहुत ही ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत ही कम है। तो आप यहाँ पे इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 डिवाइड बाई P10 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1, N2 डिवाइड बाई N1। अभी N2 क्या है और N1 क्या है, तो जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन है, राइट। तो N2 हमारा मोल्स है, तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे डिवाइड करते थे, उसको मोलर मास को देखते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी दी है वो हम देखते हैं, राइट। तो इसके लिए N2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा W2 डिवाइड बाय M2, और N1 के लिए हो जाएगा W1 डिवाइड बाय M1, राइट। ये होगा हमारा सॉल्यूट पार्टिकल के लिए, ये होगा हमारा N1 जो होगा वो सॉल्वेंट के लिए होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि W1 एंड W2 उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 डिवाइड बाय W1 इंटू M2, राइट। कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे W1 and W2 are the masses and capital M1 and capital 2 are the molar masses of the solvent and solute respectively, यानी कि नंबर 1 होगा हमारा solute, नंबर 2 solvent। तो W1 और W2 होगा weight, given weight, or else you can say given mass of the solute particle, right, W1 and M1, right। W2 किसके लिए, नंबर 2 होगा सॉल्वेंट के लिए, नंबर 1 होगा सॉल्यूट पार्टिकल। समझ में आ गया, यस और नो, ये थियरी कंफर्म आपको समझ में आ गई। इसके ऊपर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो ये सारी क्वांटिटी तो आपको दी ही होगी, पार्शियल प्रेशर भी दिया होगा, डेल्टा पी का चेंज भी दिया होगा। डेल्टा पी का चेंज तो बहुत ही इजी है, मान लो कि अभी आपने वाटर लिया है रूम टेम्परेचर पे, तो यानी कि टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 25, प्रेशर है हमारा सिंपल मान लो 1.0023 है इसका प्रेशर, और हीट करने के बाद कितना प्रेशर है वो भी हम फाइंड करेंगे, उसको हम P2 बोलेंगे, राइट। तो इसी तरह से डेल्टा पी कैन बी कैलकुलेट और एल्स कैन बी गिवन, गॉट इट। तो ये हो गई हमारी पहली थियरी जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबको समझ में आया ये थियरी, यस और नो? બધાને થિયરી સમજ પડી, હા કે ના? What you can conclude from this theory? आपको क्या लगता है ये थियरी हमें क्यों दी हुई होगी? ये जो इक्वेशन आया हमारा डेल्टा P1 डिवाइड बाय P10 इज इक्वल टू X2, अगर इसको मुझे सेंटेक्स फॉर्मेशन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? प्रिंस, ये क्या है हमारा डेल्टा पी चेंजिंग ऑफ प्रेशर, ये क्या है मोल फ्रैक्शन है कि नहीं हमारा? तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? ये दोनों जो है उसको हमने क्या लिखा था? आर पे से क्या है इस थियरी का नाम? जानवी, क्या होगा फुल फॉर्म? RLWP,
relative lowering of vapor pressure, RLVP, राइट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। चलो अब कौन बनाएगा सेंटेंस, फटाफट, चलो अभी तो मैंने नाम दे दिया, अभी सेंटेंस बनाओ। हिट, ये इक्वेशन तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये थियोरी ऐसे तो मजाक के लिए तो दी नहीं है कि भाई चलो टाइम पास हो जाएगा बच्चों का इसलिए दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा इसमें भी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यही है, ये इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है। चलो ये अभी सेंटेंस फॉर्मेशन करो। आयुषी, जैसे हम लिखते हैं P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, यानी कि प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो अभी ये तो इक्वल है बीच में, तो अभी क्या होगा? इतनी सारी हिंट दे दी मैंने अभी, मीट, प्रिंट, क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी इट्स मोल फ्रैक्शन, यस और नो? क्या मैंने बोला वो सही है या गलत है? हीट, चार्मी, आयुषी, जानवी, प्रिंस, मीट, relative lowering of vapor pressure is equal to the whatever we have, the solid particle or solvent particle, right? It is equal to the mole fraction of solute. Yes or no? समझ पड़ी હવે બધાને? बराबर। હવે सी दिस इज वेरी इजी एंड वेरी कॉमन कि इक्वल टू आएगा तो क्या बोलेंगे, फिर हम प्रोपोर्शनल आएगा तो क्या बोलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर ऐसी थियरी आती है, एग्जाम के अंदर ऐसी थियरी आती है तो सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर विथ इक्वेशन ऑल्सो। जो भी इक्वेशन आपने लिखा है उसको आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में भी तो लिखना होगा, राइट। वो आप पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको इक्वेशन आता है तो इक्वेशन के ऊपर से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड यू आर कैपेबल बिकॉज नाउ यू आर इन 12th। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो ये थियरी के बाद एक और थियरी है, उसमें हम देखेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी थियरी आएगी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। नाउ वी डोंट हैव मच मोर टाइम, राइट। सो लेट अस टेक अ प्रीव्यू ऑफ नेक्स्ट थियरी, और नेक्स्ट थियरी में डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देंगे, इसको रिकैप नहीं करेंगे, राइट।